नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं राहुल अवस्थी। उत्तराखंड में सियासी संग्राम जारी है। राष्ट्रपति शासन के फैसले को कांग्रेस ने कोर्ट में चुनौती दी है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने राज्यपाल के पॉल से मिलकर बहुमत का दावा किया है। राज्यपाल की रिपोर्ट के आधार पर शनिवार रात को कैबिनेट ने उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन की सिफारिश की थी। कांग्रेस ने राष्ट्रपति शासन के फैसले के खिलाफ उत्तराखंड हाईकोर्ट में याचिका दायर की। कांग्रेस की तरफ से कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी पैरवी कर रहे हैं। पूर्व सीएम हरीश रावत ने आज राज्यपाल के पॉल से मिलकर बहुमत का दावा किया। सदन में अपने बहुमत, जिससे ये सिद्ध होता है कि जो विनियोग विधेयक है वो पूरे विधि पूर्वक विधानसभा ने पारित किया है। Your own chief justice is caught on camera offering allurements to win the MLS to make up minority into majority. 18 मार्च को कांग्रेस के 9 विधायकों ने हरीश रावत सरकार के खिलाफ बगावत की थी। राज्यपाल के पॉल ने रावत सरकार को बहुमत साबित करने के लिए 28 मार्च तक का वक्त दिया था। राज्यपाल की रिपोर्ट के आधार पर शनिवार रात कैबिनेट ने उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन की सिफारिश की। रविवार दोपहर उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लगाया गया। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने कहा कि जो केंद्र सरकार ने उत्तराखंड में किया वो हिमाचल में भी कर सकती है। हिमाचल प्रदेश के सीएम वीरभद्र सिंह ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से भी इस बाबत मुलाकात की। उत्तराखंड के सियासी संकट और राष्ट्रपति शासन के बीच आज हिमाचल प्रदेश के सीएम वीरभद्र सिंह ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात की। वीरभद्र सिंह हिमाचल प्रदेश की प्रभारी अंबिका सोनी के साथ सोनिया गांधी से मिलने 10 जनपद पहुंचे। What they've done in Uttarakhand, they will attempt in other Congress states also. I think this is blatant misuse of power and authority. हिमाचल न सिर्फ उत्तराखंड की तरह पहाड़ी राज्य है, बल्कि वहां की विधानसभा की स्थिति भी उत्तराखंड जैसी है। हिमाचल प्रदेश विधानसभा में कुल 68 सीटें हैं। कांग्रेस के पास 36 सीटें हैं, जबकि 26 सीटें बीजेपी के पास हैं। हिमाचल प्रदेश विधानसभा में 6 सीटें निर्दलीय विधायकों के पास हैं। वहीं शिवसेना ने मुखपत्र सामना में बीजेपी के समर्थन से बनने जा रही जम्मू कश्मीर सरकार पर सवाल खड़े किए हैं। सामना में लिखा गया है कि इन दिनों देश में राष्ट्रवाद पर चर्चा चल रही है, तो क्या महबूबा मुफ्ती भारत माता की जय बोलेंगी? सामना के संपादकीय में कई सवाल पूछे गए हैं। इन दिनों देश में राष्ट्रवाद पर चर्चा जोरों पर है, इसीलिए क्या महबूबा मुफ्ती भारत माता की जय कहेंगी? संसद पर हमला करने वाले अफजल गुरु के बारे में महबूबा बाई की भूमिका अब क्या है? अफजल गुरु का शव तिहाड़ से खोदकर कश्मीर लाया जाए और किसी वीर योद्धा की तरह उसे दफना दिया जाए, ऐसा महबूबा मुफ्ती के मन में आज भी है क्या? क्या इस देश के एक राज्य के मुख्यमंत्री, कश्मीर के मुख्यमंत्री भारत माता की जय का नारा देगी? ये सवाल हमारे सबके मन में है। आरएसएस के लोगों से ही ये बात पूछी जाए कि जिनके साथ मिलकर वो सरकार कश्मीर में बना रहे हैं, क्या पहले उनसे जय बुलवाएंगे फिर सारी दुनिया से बुलवाने की बात करें? 2014 में जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के बाद बीजेपी ने पीडीपी से गठबंधन किया था। 7 जनवरी को मुफ्ती मोहम्मद सईद के निधन के बाद बीजेपी पीडीपी में गठबंधन पर सहमति नहीं बन रही थी। 22 मार्च को दिल्ली में पीएम मोदी से मुलाकात के बाद महबूबा मुफ्ती ने सरकार बनाने पर सहमति दी। जम्मू कश्मीर में बीजेपी पीडीपी गठबंधन ने सरकार बनाने के लिए 2 दिन पहले दावा पेश किया है। वहीं प्रदेश के पोखरण पहुंचे बीजेपी सांसद योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर से विवादित बयान दिया है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जो लोग भारत माता की जय नहीं बोल सकते, उन्हें देश में रहने का अधिकार नहीं है। आश्चर्य होता है, लोग कहते हैं कि हम वंदे मातरम नहीं गाएंगे। अगर आप भारत माता की जय नहीं बोल सकते, अगर आप वंदे मातरम नहीं बोल सकते, तो फिर ये कहां पर लिखा है संविधान में कि तुम्हें इस देश में रहना ही रहना है? देश के लिहाज से अहम खबर, कोल घोटाले में पहला फैसला सुनाते हुए अदालत ने झारखंड इस्पात प्राइवेट लिमिटेड और उसके 2 डायरेक्टर्स को दोषी करार दिया है। अदालत ने उन्हें आपराधिक साजिश और फर्जीवाड़े का दोषी पाया। इन धाराओं के तहत दोनों को अधिनियम 7 साल की, अधिकतम 7 साल की सजा हो सकती है। 1,86,000 करोड़ रुपए के कोल ब्लॉक आवंटन घोटाले में कोर्ट ने पहला फैसला सुनाया है। सीबीआई की विशेष अदालत ने झारखंड इस्पात प्राइवेट लिमिटेड यानी जीआईपीएल के 2 डायरेक्टर्स को दोषी ठहराया है। विशेष अदालत ने जीआईपीएल के डायरेक्टर्स आरएस रुंगटा और आरसी रुंगटा को दोषी करार दिया है। स्पेशल सीबीआई जज जस्टिस भरत पराशर ने कंपनी और इसके दोनों डायरेक्टर्स को आईपीसी की धारा 120B के तहत आपराधिक साजिश करने और धारा 420 के तहत फर्जीवाड़ा करने का दोषी पाया है।
कोर्ट ने आरएस रुंगटा और आरसी रुंगटा को गिरफ्तार करने का आदेश दिया है। फिलहाल दोनों को जमानत मिली हुई थी। इस मामले में सजा का ऐलान 31 मार्च को होगा। कोल घोटाले से जुड़े मामलों की तेजी से सुनवाई के लिए स्पेशल कोर्ट का गठन किया गया है। जीआईपीएल और इसके 2 डायरेक्टर्स पर गलत और फर्जी दस्तावेजों के जरिए कोल ब्लॉक हासिल करने के आरोप लगे थे। ये मामला झारखंड के नॉर्थ धाडू कोल ब्लॉक के आवंटन से जुड़ा है। सीबीआई का आरोप है कि जीआईपीएल और 3 अन्य कंपनियों इलेक्ट्रो स्टील कास्टिंग लिमिटेड, आधुनिक एलॉयज एंड पावर लिमिटेड और पवनजय स्टील एंड पावर लिमिटेड को धाडू कोल ब्लॉक आवंटित किए गए थे, लेकिन ना तो जांच समिति ने कंपनियों के दावे का सत्यापन किया और ना ही तत्कालीन कोयला राज्य मंत्री ने कंपनियों के आंकलन के लिए कोई तौर तरीके अपनाए। पिछले साल दिसंबर में कोर्ट ने आरएस रुंगटा की उस याचिका को खारिज कर दी थी जिसमें पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और पूर्व कोयला राज्य मंत्री दसारी नारायण राव की पेशी की मांग की गई थी। कोल ब्लॉक आवंटन घोटाले का खुलासा 2012 में सीएजी ने किया था। आसिम चंदा, जी मीडिया, दिल्ली। पठानकोट हमले की जांच के लिए आई पाकिस्तान की जीआईटी को आज एनआईए ने पाकिस्तानी आतंकियों के खिलाफ पुख्ता सबूत सौंपे। उधर जीआईटी के दौरे पर आज भी कांग्रेस ने सवाल उठाए। जीआईटी के अधिकारी मंगलवार को पठानकोट एयरबेस जाएंगे। आज जेआईटी दिल्ली में एनआईए के हेडक्वार्टर पहुंची। सूत्रों के मुताबिक एनआईए के पास पठानकोट हमले में जैश आतंकी मौलाना मसूद अजहर के हाथ होने के पुख्ता सबूत हैं। इन सबूतों के बारे में जीआईटी को बताया गया। सूत्रों के मुताबिक एनआईए के पास सबूत है कि हमले के ठीक पहले मसूद अजहर अपने भाई रऊफ असगर के संपर्क में था और दोनों भाई कासिफ जान के लगातार संपर्क में थे। एनआईए पाकिस्तानी टीम को पठानकोट हमले पर फॉरेंसिक रिपोर्ट भी सौंपेगी। उस आतंकी की कॉल डिटेल और फोन नंबर भी एनआईए जीआईटी को देगी जिसने हमले में मारे जाने से पहले पाकिस्तान में अपनी मां से फोन पर बात की थी। जीआईटी के दौरे पर आज कांग्रेस ने भी सवाल उठाए। पाकिस्तान द्वारा आज तक भारत सरकार को लेटर रोगेटरी ना जारी किया गया हो, ये अपने आप में पूरी प्रक्रिया के औचित्य और उस पर समझौते के महत्वपूर्ण प्रश्नों को जन्म देता है। Area where actual crime scene has taken place has been handed over long back to National Investigation Agency. पाकिस्तान के 5 सदस्यों की टीम पठानकोट हमले की जांच के लिए भारत आई है। जीआईटी में पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई का एक अधिकारी भी शामिल है। जीआईटी के अधिकारी मंगलवार को पठानकोट एयरबेस भी जाएंगे। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने आज 56 हस्तियों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया। 5 हस्तियों को पद्म विभूषण, 8 को पद्म भूषण और 43 को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। राष्ट्रपति ने आज 5 हस्तियों को पद्म विभूषण, 8 को पद्म भूषण और 43 को पद्मश्री से सम्मानित किया। पद्म विभूषण पाने वालों में रिलायंस इंडस्ट्रीज के संस्थापक धीरूभाई अंबानी शामिल हैं, जिन्हें मरणोपरांत ये सम्मान दिया गया। उनकी पत्नी कोकिलाबेन अंबानी ने सम्मान लिया। आर्ट ऑफ लिविंग के संस्थापक श्री श्री रविशंकर को भी पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। पूर्व सीएजी विनोद राय को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। अभिनेता अनुपम खेर को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल को भी पद्म भूषण मिला। अभिनेता अजय देवगन को भी पद्मश्री से सम्मानित किया गया। कर रहा हूँ और छोटे से शहर का लड़का आज यहाँ पर इतने भव्य समारोह में पद्म भूषण पा सकता है तो कुछ भी हो सकता है। विशिष्ट समारोह के दौरान पीएम मोदी और बीजेपी नेता लालकृष्ण आडवाणी भी मौजूद थे। 1954 में शुरू पद्म पुरस्कार 3 तरह के होते हैं, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। गणतंत्र दिवस पर इस बार 112 हस्तियों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 10 को पद्म विभूषण, 19 को पद्म भूषण और 83 को पद्मश्री सम्मान दिया गया था।